हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पांचाल जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एडवोकेट हैं। जितेंद्र पांचाल जी, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा रुकी नहीं, उसके बाद वहां से जो भयानक वीडियो आए, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, हजारों की भीड़ थी, वो सब ने देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जो SIT का गठन किया है। और अब मेवात में जो हिंसा हुई है, जो वहाँ पे रैली निकल रही, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उसके बाद जो है वहाँ हिंसा हुई, और फिर अब उसके बाद जो वहाँ मकान तोड़े गए, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मणिपुर और हरियाणा का नूह, दोनों जो घटनाएं, बड़ी घटनाएं हैं, शर्मनाक घटनाएं हैं देश के लिए, और ये आपस में कोरिलेटेड हैं। सबसे पहले तो इस पर मैं सरकार को लानत भेजता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर सरकार का है। सरकार की जिम्मेदारी है सीधे सीधे, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों स्टेट में, मणिपुर में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सबसे पहले तो इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन इस फेलियर के साथ साथ मेन चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं हमें एक इसमें इंटेंशन भी नज़र आ रही है सरकार की। आखिर सरकार चूँकि 9 साल से ज़्यादा, 10वां साल चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में, और हरियाणा में भी इनकी सरकार है, मणिपुर में इनकी सरकार है। लेकिन जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, आज मुख्य मुद्दा क्या है? शिक्षा है, रोजगार है, महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई से त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश में। तो चूँकि ये सरकार समझती है, हकीकत को तो सरकार भी समझ रही है कि तुम कुछ नहीं दे पाए इस देश को। जो इनके कमिटमेंट्स थे, बड़े बड़े जुमले थे, हर जगह ये फेलियर हैं पूरी तरह से। ये जनता को कुछ नहीं दे पाई। जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से ख़राब हुआ है, वो जग जाहिर है, पूरी देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि आज हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं। मणिपुर में महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, तो ऐसी घटना तो कहीं मिलती नहीं इस तरह का, मतलब। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो वहाँ मणिपुर तक नहीं जा सके, ना हिंसा रुक सकी। इसे ये क्या कारण है? ये मैं कह रहा हूँ कि सरकार की, मैं तो इंटेंशन बता रहा हूँ ना, ये दंगा हो नहीं रहा, कराया जा रहा है ये। क्योंकि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम और धर्मवाद और कास्टिज्म का माहौल पैदा करके, क्योंकि क्या 2024 में किस नाम पे आखिर नरेंद्र मोदी किस मुंह से वोट मांगेंगे? तो सरकार तो कह रही है कि हमने जो हमारा ट्रिलियन, उसमें हमारी इकोनॉमी जाने वाली है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, अब गैस सिलेंडर सबको मिलने लगा है, देश में जो खुशहाली आ गई है, जगह जगह बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। तो मतलब रेडी समोसा लगाने वाले भी और वो भी जो है पकोड़े तलने वाले भी मौज मार रहे हैं। क्या 2014 से पहले देश में लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता था? आप बताइए, सिलेंडर मिलता था या नहीं मिलता था? सिलेंडर कितने का मिलता था? सवाल तो ये है कि सिलेंडर उस समय कितने का मिलता था और अब सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये के करीब का सिलेंडर मिल रहा है। ये विफलता सरकार की है। रही जो आप इतने मिलियन यहाँ की इकोनॉमी हुई है, इस तरह के जो सबूफे छोड़े जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? क्या खुशहाली आई है? मेरा मुद्दा ये है। किसानों की आमदनी सरकार कह रही किसानों की आमदनी बढ़ गई है, 6000 रुपये साल में किसानों को दिए जा रहे हैं। और खाद का कट्टा भी जो है, जो 50 किलो का होता था, वो 45 किलो का कर दिया है। बिल्कुल इस पे सरकार पूरी तरह से विफल है और सरकार के पास जवाब नहीं है। जितने पिछले 10 साल में इस देश में किसान आंदोलन हुए और भयंकर आंदोलन हुए, जहाँ हजारों किसानों की शहादत भी देनी पड़ी, और कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं 10 साल में, तो ये डाटा भी सरकार के पास है, उसे भी उजागर करे सरकार। जो मिलियन ट्रिलियन में देश की इकोनॉमी बताई जा रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता की खुशहाली क्या आई है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये सरकार बतावे। तो प्रति व्यक्ति आएगा, आप मतलब पहले से बढ़ी हुई नहीं मान रहे आप? निश्चित तौर पे ये सरकार बतावे ना। आज हकीकत तो ये है कि आज जो दुनिया के गरीब गुरबा देश हैं, पाकिस्तान है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल है और बांग्लादेश है, तमाम छोटे छोटे गरीब गुरबा देश, जो छोटे देश समझे जहाँ, उनसे भी प्रति व्यक्ति आए भारत के व्यक्ति की कम हो चुकी। तो पाकिस्तान में तो बता रहे हैं कि वहाँ दूध जो है 200 रुपये लीटर है, और हमारे यहाँ जो है मतलब बहुत सस्ता है, यहाँ तो 60-70 रुपये लीटर ही है। फिर तो कितना फर्क है पाकिस्तान के मुकाबले? ये अप्रमाणिक सबूफे हैं। हाँ। ये तो सरकार की यही तो है, जनता को समझना चाहिए ना कि हम कह रहे हैं कि मुझे सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान में इतना
महंगा है, तो पाकिस्तान से दूध लेने थोड़ी जाऊंगा मैं 200 रुपये लीटर का। मुझे तो नहीं, 200 रुपये लीटर में भी पाकिस्तान का रुपया जो है आज वहाँ जो हमारे 1 रुपये के 3.5 रुपये मिल रहे हैं, उसके रुपये का अवमूल्यन हो गया है, ये भी एक कारण है। तो डॉलर की कीमत भी आप देख ले, आज 83 रुपये करीब का डॉलर है। इससे भी तो आप कंपेरिजन करें ना कि हमारा रुपया कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा रुपया कहाँ है। आज 83 रुपये का डॉलर है, ये बिगेस्ट फेलियर है सरकार का। तो 83 रुपये का तो है, मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। मैं ये भाई साहब मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान से आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया से आप अमेरिका से कंपैरिजन करें, आप पाकिस्तान से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? पाकिस्तान पड़ोसी देश है ना। अरे तो दुनिया में तो सब पड़ोसी हैं हमारे। आज तो हमारा आदान प्रदान अमेरिका से भी है, फ्रांस से भी है, तमाम विकसित राष्ट्र से भी हमारा आदान प्रदान है। आप चाइना से करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी अमेरिका से या किसी जापान से वो नहीं करते हैं, ये तो पाकिस्तान से करते हैं। ये तो आपको भी पता होगा, करते या नहीं करते? कौन करते हैं? हाँ, कौन सरकार करती है या जी। सरकार के जो चमचे हैं वो लोग करते होंगे। लेकिन जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वास्तविकता है कि आम जीवन के, आम व्यक्ति के जीवन में बदहाली आई है, खुशहाली नहीं आई है। और ये गारंटी नहीं देते खुशहाली की, तो खुशहाली मैं ढूंढ रहा हूँ, खुशहाली कहाँ है वो? तो बेरोजगारी खत्म हुई या नहीं हुई है, क्या कैसा मानते हैं ये आप? सरकार जवाब दे। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा नरेंद्र मोदी जी इसी कमिटमेंट पर सरकार बना रहे थे, और आज मैं समझता हूँ कि कई करोड़ रोजगार छीन लिए गए। रेलवे में छीन लिए, इंडियन एयरवेज में छीन लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स में हमारे रोजगार जो थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। अब ये बड़े बड़े जो रेल हादसे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ आज एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो प्रॉपर एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो सरकार का बिगेस्ट फेलियर है ये। रेलवे में कर्मचारियों की आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी भर्ती नहीं है या पूरी का अभी कर्मचारियों की खाली जगह है, ये आप ही ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना? कई लाख लोगों की कमी है, ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी डाटा कह रहा है। अच्छा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सरकार जो कह रही है, जो रियलिटी है, उस चीज़ का प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आपने बात स्टार्ट की थी नूह से और जी। मणिपुर से, जी। तो निश्चित तौर पे ये डाइवर्जन है। नूह में जो ये एक धार्मिक यात्रा पे पत्थर चलाए गए, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, किसको मानेंगे? और पाकिस्तान को समझेंगे और जिम्मेदार? वे जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर, तो सरकार तो पहली जिम्मेदारी सरकार जो की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, इतनी पुलिस नहीं है हमारे पास, हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते हम, ये मनोहर लाल खट्टर ने कहा। तो ये क्या है? यही तो विफलता है। और हम क्या कह रहे हैं कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते। चलो रोजगार भी बाद की बात है, सुरक्षा तो पहला अधिकार हम लोगों का है। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में आम नागरिक की सुरक्षा तो सरकार की पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेदारी है। तो यही तो फेलियर हम बता रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो ये बयान है, ये जो बयान है हरियाणा के मुख्यमंत्री का, हर आदमी को सुरक्षा नहीं दी जा तो सकती, ये सबसे बड़ा फेलियर है। स्वीकार कर लिया उन्होंने अपने फेलियर को कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। तो फिर हम कौन सी किससे सुरक्षा लें? हम अमेरिका से लें, पाकिस्तान से लें, कहाँ से लें सुरक्षा हम? या फिर हम खुद हथियार उठाएं? मणिपुर में 20-30 हज़ार वेपन्स, जो हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, वे आज पब्लिक के पास पहुंच चुके। तो ये विफलता है सरकार की। वहाँ तो बताया जा रहा है कि 4000 या उससे ज़्यादा थानों से हथियार लूट लिए गए हैं, और मोटरार और वैसे जो बड़े हथियार भी जो उन लोगों के पास हैं, दोनों समुदाय आमने सामने हैं, और बहुत भयानक स्थिति बताई जा रही है जो अभी रिपोर्ट आई है। भयानक स्थिति है, वो तो पूरा देश और दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को, तो भयानक स्थिति है। और कौन रेस्पॉन्सिबल है? अच्छा, ये बताइए, आप एडवोकेट हैं, नेता के साथ साथ एडवोकेट भी हैं, कानून और संविधान में क्या ऐसा है कि किसी पर ये आरोप लगा करके ये आरोपी है उसका मकान तोड़ दिया जाए? क्या ऐसा कानून में है किसी का मकान तोड़ने का अधिकार है? मकान तोड़ना हमारे यहाँ तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, बाकायदे विवेचन से लेकर के विचारण तक की व्यवस्था है। और हम अपनी अदालतों में 100% भरोसा करते हैं अल्टीमेटली। और भरोसा करेंगे भी क्यों ना? और किस पे भरोसा करें? हम एग्जीक्यूटिव बॉडी पे भरोसा थोड़ी करेंगे, हम अदालतों पे हमें भरोसा है। और निश्चित तौर पे कितना भी संविधान को दबोचने का प्रयास ये सरकार करे, कितना भी संविधान को नेस्त नाबूद करने का ये सरकार प्रयास करे, लेकिन हमें विश्वास फिर भी भारत के संविधान पे है, अपने कानून पे है कि वो इतना ताकतवर है, वो निकल के आएगा और अल्टीमेटली
संविधान की जीत होगी। संविधान नहीं, को अभी जिस तरह से जो मकान तोड़े गए लोगों के, जो अस्पताल वो हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के सामने है जिसमें अल्ट्रासाउंड उसमें मशीन का, वो हिंदुओं की भी दुकानें सर, थी। मैं बता रहा अच्छा, हूँ। अब वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब वो किसी अदालत से दोषी करार नहीं दिए गए, किसी अदालत ने मकान तोड़ने का आदेश नहीं दिया, तो सरकार के पास ये राइट है या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। निश्चित तौर पे नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक विवेचन और विचारण की व्यवस्था हमारे संविधान में, हमारे कानून में है और हम उसी पे चलेंगे। ये तालिबानी व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो संकेत दे रहा है, बिल्कुल प्राइमा फेसियो संकेत दे रहा है कि ये लोग नाकाबिल हैं। ये लोग कानून का, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन ना करके उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सही तरीके से कानूनी कार्यवाही हो जाए, जो संवैधानिक कार्यवाही हो, तो क्या जैसे ये मकान तोड़े गए हैं, क्या संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये बनवाए जा सकते हैं या सरकार पे जो इस बात का जुर्माना लगाया? निश्चित तौर पे भारत के उच्चतम न्यायालय को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी सरकारों से जवाब तलबी हो और इनकी जिम्मेदारी तय हो और इनके खिलाफ एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट करे। और कहाँ जा, अगर जनता के फंडामेंटल राइट्स का इस तरह से हनन होगा तो हमारा जो संरक्षक है, हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। अभी लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है उसने सो मोटो आदेश जारी किया और उसमें आदेश के नोटिस में, जिसका मैं सारांश बता रहा हूँ, ये लिखा कि ऐसा लगता है कि समुदाय विशेष का नरसंहार करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय जो हमारा हरियाणा का है या फिर मणिपुर का है, अगर कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट को स्वतः संज्ञान सो मोटो आप ही कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो संज्ञान इसमें लेना चाहिए और जो भी दोषी हैं, सरकार दोषी है, इसके खिलाफ एक्शन ले। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हमारा ये है कि अल्टीमेट ये देश, आप किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य से बचना चाहिए और हमें पूरा विश्वास अपने भारत के संविधान पर, अपने कानून पर है। इस तरह की ताकतें जो इस देश में इस समय उपज रही हैं और जो सिर उठा रही हैं, ये ताकतें नेस्त नाबूद होंगी और निश्चित तौर पर ये देश संविधान से चलेगा। पीड़ाएं हैं लोगों की, लेकिन ये पीड़ाएं समाप्त भी होंगी और उम्मीद है कि 2024 में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देश की जनता समझ चुकी कि ये सरकार देश की जनता के लिए कुछ नहीं करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए।